नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां शीतलपुर में एक घर में ब्लास्ट हो गया। घटना में एक की मौत हो गई है, 6 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ब्लास्ट के कारण पूरा घर ध्वस्त हो गया है। घर में रखा सिलेंडर पूरी तरह सुरक्षित है। सिलेंडर के कारण ब्लास्ट नहीं हुआ है। ब्लास्ट के कारण की जांच की जा रही है। तो कैसे ब्लास्ट हुआ, इस पर अभी जांच चल रही है। तस्वीर आपको हम घटनास्थल की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे यहां लोगों में अफरा तफरी मची रही। घटना में एक की मौत हो गई। एजाज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। एजाज, ये ब्लास्ट कैसे हुआ, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, क्या नुकसान हुआ है? ये घटना शीतलपुर की है, जहां पर एक घर में अचानक सभी परिवार के सदस्य सो रहे थे और अचानक घर में ब्लास्टिंग होती है। और ब्लास्टिंग के बाद आनंद फानन में जब आस पड़ोस के लोग घर पहुंचते तो देखते हैं कि घर पूरी तरह से इस ब्लास्टिंग में क्षतिग्रस्त हो गई है और घर में सो रहे 7 परिवार में से एक परिवार की जो महिला है उनकी मौत हो जाती है और बचे 6 लोग बुरी तरह झुलस जाते हैं, घायल हो जाते हैं, जिसे आनंद फानन में अस्पताल इलाज के लिए लाया जाता है। लेकिन घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी पहुंची और पुलिस भी अपने स्तर से तहकीकात में जुट गई है कि आखिर ये ब्लास्टिंग कैसे हुई है, क्योंकि घर में रखे जो गैस सिलेंडर था खाना बनाने वाला वो भी सुरक्षित रखा हुआ है। तो ये बात तो साफ हो चुका है कि ये जो ब्लास्टिंग हुई है गैस सिलेंडर से नहीं हुई है। तो दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि आखिर ये ब्लास्टिंग कैसे हुई है, क्या कोई एक्सप्लोसिव सामान रखा गया था जिसकी वजह से ब्लास्टिंग हुई है। इस एंगल पर पुलिस अभी जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें कि गिरिडीह जिले में इन दिनों पत्थर के अवैध उत्खनन धड़ल्ले से हो रहे हैं और इसमें जो एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया जाता है वो भी अवैध तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो सकते हैं। तो ये फिलहाल जांच का विषय है कि ये जांच कहां तक जाती है और क्या मिलता है कि किसकी वजह से ये ब्लास्टिंग हुई है। पुलिस इस मामले पर फिलहाल इस एंगल पर भी तहकीकात में जुटी हुई है। फिलहाल जो 6 लोग घायल हैं उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इन 6 में से 4 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जो घायल है उनका कुछ बयान दर्ज हो पाया है, कुछ वो बता पा रहे हैं? अभी कोई भी परिवार बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से कोई झुलसे हुए हैं, कोई बेहोश पड़े हुए हैं। तो पुलिस भी थोड़ा समय ले रही है ताकि ये लोग हल्की सी रिकवर कर जाए, बोलने की स्थिति में आ जाए, तब उनसे भी तहरीर दर्ज की जाएगी जी। लेकिन जहां तक बात ग्रामीणों की है, आस पड़ोस के लोगों की है, तो उन लोगों का साफ कहना है कि हम लोगों को कोई पता नहीं है। ग्रामीण हम लोगों को आवाज सुनाई दिया, यहाँ पे पहुंचे घटनास्थल पर, लोगों को मैंने प्रथम प्राथमिकता देते हुए पहले लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जी चलिए, शुक्रिया एजाज इस अपडेट के लिए आपका। और बड़ी खबर पटना से है, जहां सीएम की आज की प्रगति यात्रा स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के तीसरे चरण के तहत पूर्णिया जाने वाले थे, लेकिन रविवार को अचानक उनकी सेहत नासाज हुई। डॉक्टरों ने उन्हें कम से कम 1 दिन का स्वास्थ्य लाभ लेने की सलाह दी है। डॉक्टरों की सलाह पर मुख्यमंत्री ने पूर्णिया में होने वाली प्रगति यात्रा को 1 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब वो कल पूर्णिया जाएंगे, जहां योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना है। इस खबर पर संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के दौरान जो है वो पूर्णिया जाने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और रविवार को डॉक्टरों ने जब उनका उपचार किया तो उन्हें यात्रा करने से जो है वो मना किया और आराम करने की सलाह दी, जिस कारण से मुख्यमंत्री की जो प्रगति यात्रा आज पूर्णिया में होने वाली थी वो 1 दिन के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। यानी कि अब यह यात्रा जो है वो कल होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो पटना से पूर्णिया के लिए रवाना होंगे। हालांकि ये तभी हो पाएगा जब डॉक्टर जो है उन्हें पूर्णिया जाने की या आगे यात्रा करने की अनुमति दे देंगे, सलाह दे देंगे। फिलहाल डॉक्टर के सलाह पर मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार वो आज आराम कर रहे हैं और आराम करने के बाद ही स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद जो है वो कल संभवतः पूर्णिया जाएंगे और वहां जाकर के जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके तहत विभिन्न योजनाओं का वो शुभारंभ करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और जो सरकार की तरफ से, जो विभाग की तरफ से शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो मंगलवार को पूर्णिया पहुंचेंगे और फिर पटना लौट आएंगे। बुधवार को कटिहार और फिर
बृहस्पतिवार को जो है वो मधेपुरा जाएंगे। तो ये तीसरे चरण की ये 3 जिले जो है वो बाकी हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो चौथे चरण में प्रगति यात्रा के दौरान जो है निर्धारित जिलों में भी जाएंगे। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो इतने उम्र होने के बाद भी जनता के सेवा में लगातार दिन रात जुटे हुए हैं और जो प्रगति और विकास के जो कार्य हैं उसकी वो समीक्षा भी कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और साथ ही साथ जो बिहार के जो आम आवाम हैं उनसे वो सलाह भी ले रहे हैं कि कैसे बिहार में और विकास के कार्य किए जाने हैं, क्या चाहते हैं। तो इसको लेकर के आम लोगों से भी उनका संवाद जो है जीविका दीदियों हर प्रगति यात्रा में हर जिले में हो रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना से बड़ी खबर है, जहां एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है। आज से दूसरे चरण का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसमें एनडीए के सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। आरा के वीर कुंवर सिंह मैदान में आज यह सम्मेलन होना है। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा होगी। एनडीए कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया जाएगा। तीसरे चरण का कार्यकर्ता सम्मेलन 6 फरवरी से। तो तीसरे चरण में दरभंगा, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, समस्तीपुर और वैशाली में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। उत्तराखंड में आज नई शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी का राष्ट्रीय एजेंडा रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है और इस काम का सेहरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सिर सजने जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कुछ घंटों बाद उत्तराखंड की पहचान बड़ी हो जाएगी। सोमवार दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का पोर्टल लॉन्च करेंगे। उत्तराखंड पूरे देश में पहला राज्य बन जाएगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। राम मंदिर, धारा 370 के बाद बीजेपी का तीसरा राष्ट्रीय एजेंडा उत्तराखंड से पूरा होने जा रहा है। साल 2022 में बीजेपी ने इस एजेंडे के लिए देवभूमि को चुना, तो विधानसभा चुनाव से पहले की घोषणा और संकल्प 3 साल बाद पूरा होने जा रहे हैं। सोमवार को यूसीसी लागू करने से पहले तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए, वो हमारा संकल्प था। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उत्तराखंड की जनता के समक्ष अपना संकल्प रखा था। उत्तराखंड की जनता ने हमको संकल्प को पूरा करने के लिए अपना आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हम अपना संकल्प और अपना वायदा पूरा कर रहे हैं। सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। कल विधिवत रूप से, औपचारिक रूप से उसको जो है उत्तराखंड देवभूमि में लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी ऐसे दिन पर लागू हो रहा है जब ठीक अगले दिन 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आने वाले हैं। मौका राष्ट्रीय खेल का होगा, लेकिन जाहिर है बीजेपी का जो संकल्प सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरा करने जा रहे हैं, तो शाबाशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देंगे। मुख्यमंत्री खुद मानते हैं कि ये काम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मार्गदर्शन और जनता के समर्थन के बिना संभव नहीं था। आजादी के बाद ये शुरुआत उत्तराखंड से हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू कर रहे हैं। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को मैं धन्यवाद करता हूं। उन्हीं के कारण से हम ये काम कर पा रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद कि उनके मार्गदर्शन में एक अच्छा ये जो समान नागरिक संहिता है उसके लिए देवभूमि उत्तराखंड पहला राज्य बन रहा है देश की आजादी के बाद, जहां से गंगोत्री प्रारंभ हो रही है। बिल्कुल देवभूमि से एक नई नजीर पेश हो रही है और भारतवर्ष के लोकतंत्र में और संविधान में जिस बात का उल्लेख था कि राज्यों में समान अवसर संहिता देश के अंदर लागू होनी चाहिए, मेरा राज्य पहला राज्य बन रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को मैं बधाई दे रहा हूं कि उत्तराखंड से ये गंगा बहने निकल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद उत्तराखंड में शादी, दहेज, तलाक, उत्तराधिकार, बच्चा गोद लेने के लिए एक जैसी व्यवस्था होगी, तो लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देने की बात भी यूसीसी में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सबके लिए एक कानून और आजादी के बाद ये कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है। जाहिर है इस पर बहस भी होगी, पर फिलहाल पूरे देश की नजरें सोमवार को उत्तराखंड पर टिकी होंगी, जब बीजेपी का राष्ट्रीय एजेंडा यूसीसी उत्तराखंड में लागू होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। वक्फ संशोधन विधेयक पर आज जेपीसी की बैठक होगी। जेपीसी की बैठक में क्लॉज दर क्लॉज चर्चा की जाएगी। जेपीसी की पिछली बैठक में हंगामा हो गया था। सरकार और विपक्ष के सदस्यों ने संशोधन नोटिस दिए हैं। तो वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की महत्वपूर्ण बैठक और वक्फ संशोधन विधेयक पर यह जेपीसी की बैठक आज होनी है।
क्लॉज दर क्लॉज इसमें आज चर्चा की जाएगी। जेपीसी की पिछली बैठक में हालांकि हंगामा हुआ था। सरकार और विपक्ष के सदस्यों ने संशोधन नोटिस दिए हैं। रांची से बड़ी खबर, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रिम्स परिसर में धूमधाम से सरस्वती पूजा होगी। रिम्स में सरस्वती पूजा नहीं होने का आदेश वापस ले लिया गया है। झारखंड सरकार की पहल पर पूजा की मंजूरी मिली है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन में अब खुशी है, उन्होंने आभार जताया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का आभार जताया है। पूजा की मंजूरी के बाद पंडाल निर्माण में तेजी आ गई है। मारपीट की घटना पर यह फैसला लिया गया था। तो देखिए, जूनियर डॉक्टर जो हैं वो अब खुश भी हैं, क्योंकि इस अब आदेश को वापस ले लिया गया है, यानी कि सरस्वती पूजा अब धूमधाम से मनाई जा सकेगी। इरफान अंसारी का भी धन्यवाद दिया गया है। और गुमला से बड़ी खबर, जहां चाउमीन खाने से 26 बच्चे बीमार हो गए हैं। अनाथालय के 26 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि चाउमीन इन्होंने खाया और इनकी तबीयत खराब हुई। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो ये बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। बच्चों का अस्पताल में अभी इलाज जारी है। सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अनाथालय के 26 बच्चे ये फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये बच्चे चाउमीन इन्होंने खाया और इसके बाद से ये बीमार पड़ गए। डॉक्टरों की देखरेख में इलाज जारी है। अनाथालय के 26 बच्चे हैं। सदर थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो डॉक्टर बता रहे हैं कि वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी कुछ वक्त तक जरूर इलाजरत रहेंगे ताकि वो पूरी तरीके से ठीक हो सके। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11:25 पर प्रयागराज पहुंचेंगे। सबसे पहले संगम नोज पहुंचकर त्रिवेणी में पवित्र स्नान करेंगे। इसके बाद बड़े हनुमान जी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। किले में पहुंचकर अक्षयवट का दर्शन करेंगे। जूना अखाड़ा में संतों से मिलेंगे और भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। गुरु शरणानंद के आश्रम में जाकर गुरु शरणानंद जी और गोविंद गिरी जी महाराज से मुलाकात भी करेंगे। श्रृंगेरी, पुरी और द्वारका पीठ के शंकराचार्यों से मिलकर संवाद करेंगे। तो शाम 6:40 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आज संतों की विराट धर्म संसद होगी। कई अखाड़ों के मुखिया समेत बड़े संत शामिल होंगे। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में आज महाकुंभ मेला क्षेत्र में विराट सनातन धर्म संसद का आयोजन होना है। धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन पर चर्चा होगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत कई अखाड़ों के मुखिया और प्रमुख संत धर्म संसद में मौजूद रहेंगे। महाकुंभ मेले के सेक्टर 17 में दोपहर 12 बजे से धर्म संसद होनी है। पहला मुद्दा देश में सनातन बोर्ड का गठन और दूसरा मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को खत्म करने का मुद्दा रहेगा। महाकुंभ में आम जनता के साथ साथ कई बड़े सितारों का जमावड़ा लगा है। इसी कड़ी में हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंची। सपना ने इंस्टाग्राम हैंडल पर यह वीडियो शेयर किया। महाकुंभ में नए नागा सन्यासी और महामंडलेश्वर बनाए जाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी में 2 नए महामंडलेश्वर बनाए गए। अखाड़े की परंपरा के मुताबिक दिल्ली के स्वामी श्री निवासन कार्तिक्यन और प्रयागराज के स्वामी बालयोगी विनयानंद गिरी का पट्टाभिषेक कर उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया। इस मौके पर आए संत महापुरुषों ने उन्हें आशीर्वाद देकर शुभकामनाएं दी। अखाड़ों में लगातार महामंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी में भी महामंडलेश्वर बनाए जाने की प्रक्रिया की जा रही है और आज पट्टाभिषेक किया गया है।
दो यहाँ पर संत हैं, स्वामी श्री निवासन कार्तिकेयन नारायण जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं और ये मूलतः केरल के हैं जहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है। उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया है। इसके साथ साथ स्वामी बाल योगी विनयानंद गिरी को भी पट्टाभिषेक किया गया है, उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया है। और निरंजन अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी के साथ ही साथ तमाम यहाँ पर संत महात्मा मौजूद थे जिन्होंने पट्टाभिषेक के बाद इसकी चादरपोशी की है संतों की और उन्हें आशीर्वाद दिया है। और इसके बाद ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि यहाँ से महामंडलेश्वर बनने के बाद दोनों संत निकलकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और उसको बढ़ावा देने का काम करेंगे। तो इस तरह से निरंजनी अखाड़े में लगातार महामंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं। इसके पहले भी बर्मा से आए एक संत को महामंडलेश्वर की पदवी दी गई थी। उसी कड़ी में ये संतों को यहाँ पर महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है ताकि सनातन धर्म का और प्रचार प्रसार हो सके और सनातन धर्म को आगे तक बढ़ाया जा सके। और क्योंकि यह महाकुंभ का मौका है, ऐसे में न केवल नागा सन्यासी बनाए जा रहे हैं बल्कि अखाड़ों में महामंडलेश्वर भी बनाए जाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मौनी अमावस्या से पहले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए लोगों का सैलाब अभी से प्रयागराज आना शुरू हो गया है। सीएम योगी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। अनुमान है कि मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे। लिहाजा सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करते हुए कई आदेश दिए हैं। बता दें कि महाकुंभ में हर रोज भारी संख्या में भीड़ पहुंच रही है, लिहाजा तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे, सीएम योगी बारीकी से नजर रखे हुए हैं। ये तस्वीर जहां मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं। आपको एक गजब खबर दिखाते हैं। भोजपुर जिले में चल रहे डीजल क्रॉप सर्वे में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इस सर्वे में हजारों किसानों की जमीन हिंद महासागर में दिख रही है। जानकारी सामने आने के बाद किसान हैरान और परेशान है। भोजपुर जिला हिंद महासागर से लगभग 1200 किलोमीटर दूर है, फिर भी सर्वे में जिले के 14 प्रखंडों के 45,000 प्लॉट हिंद महासागर में दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह गड़बड़ी अक्षांश और देशांतर में हुई तकनीकी खराबी के कारण हुई है। जिला भूमि संरक्षण विभाग प्लॉट के डिजिटल सर्वे के डेटा को विभागीय साइट पर अपलोड कर रहा है, लेकिन जिन प्लॉटों के अक्षांश और देशांतर में गड़बड़ी है उन्हें अपलोड नहीं किया जा सका। जिस स्थान पर जिस मौजा और खेसरा का कागजों में उल्लेख है वह उस जगह पर नहीं दिख रहा है, बल्कि वह सीधे हिंद महासागर में दिख रहा है। कृषि विभाग के अनुसार यह गलती राजस्व विभाग से हुई है। राजस्व विभाग ने जमीन के नए सर्वेक्षण के डेटा को अपलोड करते समय अक्षांश और देशांतर की अदला बदली कर दी। इस वजह से हजारों प्लॉट की लोकेशन बदल गई। जिला तकनीकी विभाग ऐसे प्लॉटों का विवरण राजस्व विभाग को वापस भेज रहा है। अब अधिकारी जल्द सब ठीक होने का भरोसा दिला रहे हैं। सर्वे जो भी हो रही है इसमें तो थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि सर्वे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। कोई दिल्ली है, कोई बॉम्बे है और उनको पता ही नहीं है कि सर्वे कब है, डेट कौन सा है। गांव के लोग सूचना तो कर नहीं रहे हैं। इसमें चाहिए कि सबको नोटिस करें। और कुछ लोगों, कुछ किसान की जो जमीन है कहीं हिंद महासागर दिखा रहा है, कहीं ये तो प्रशासन की चूक है। जो हिंद महासागर की बात हो रही है ऐसी बात नहीं है। उसको प्लॉट जो है जस का तस है, उसमें कहीं किसी को जो घबराने की बात नहीं है। वो जो है आपका जो है ऐप का, लेकिन भ्रम की स्थिति पैदा, यहाँ से 1200 किलोमीटर हिंद महासागर, यहाँ का जमीन वहाँ दिख रहा है। इसमें कोई 1200 किलोमीटर की नहीं बात है। जैसे हम लोग जो है सेटेलाइट से हम लोग का जो है सारे लैट लॉन्ग है और गांव का जो है सो लेट दिया हुआ है, तो उसके अनुसार कोई गांव दूर दिखाई पड़ सकता है, कोई गांव नजदीक दिखाई पड़ सकता है। लेकिन अंततः जब उसमें मोबाइल को सही ढंग से सेटिंग करेगा, रीसेट करेगा, तो फिर ऑटोमेटिक सब काम हो जाएगा। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में धीरे धीरे लोगों को ठंड से राहत मिलनी शुरू हो गई है। आसमान साफ है और धूप भी खिल रही है। हालांकि मैदानी इलाकों में सुबह शाम कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा और लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। संवाददाता अमित कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। मिजाज में बदलाव जो है वो अब दिखने लगा है। हालांकि घने कोहरे की बात करें तो कोहरा जो है वो अभी भी जो नदियों के जो तटीय इलाके हैं या मैदानी इलाके हैं वहाँ पे नजर आ रहा है। तो देख सकते हैं कि गंगा का जो किनारा है वहाँ पे अभी भी घना कोहरा जो है वो नजर आ रहा है। विजिबिलिटी जो है वो लगभग 200 मीटर ही नजर आ रही है। लेकिन बात अगर हम शहरी इलाके की करें तो शहरी इलाके में जो है वो कोहरे का असर जो है वो अभी काफ़ी कम हो चुका है। और तापमान की बात करें
तो तापमान जो है उसमें भी वृद्धि नजर आ रही है। मौसम भी जो है वो खुला है और जो सूरज की किरण जो है वो नजर आ रही है। कह सकते हैं तो गुनगुनी धूप का जो है वो अब बिहार के जो लोग हैं, अलग अलग जिले के जो लोग हैं वो मजा ले रहे हैं। तो देखिए सूर्य भगवान जो है वो भी अब दिन खुलने के साथ जो है वो दिखने लगे हैं और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो हाड़ कपकपाती ठंड थी उससे लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के जो जानकार बता रहे हैं कि अब आने वाले कुछ दिनों में जो है वो मौसम पूरी तरह से साफ होगा। हालांकि घने कोहरे से और जो कह सकते हैं कि मैदानी इलाके हैं और तटीय जो इलाके हैं, नदियों का जो बछार है, वहाँ पे अभी घने कोहरे का असर जो है वो कुछ दिनों तक देखने को मिलता रहेगा। सुबह और शाम जो है वो घना कोहरा जो है वो लोगों को परेशान करेगा। तो कह सकते हैं कि मौसम का मिजाज जो है वो बदलता हुआ बिहार में अब दिखने लगा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित मान, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।